करेंगे। सो ये लेसन प्लान भी कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए है। सो यू कैन वॉच इट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग अ कॉमर्स लेसन प्लान। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। एज मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है कि जो लेसन प्लान होता है उसकी स्टार्टिंग जो है लेसन प्लान नंबर डाल के की जाती है। इट मीन्स जो आप क्लास में टीचिंग करने वाले हैं वो कितने नंबर की है, यानी कि आप उससे पहले कितने प्रायर लेक्चर ले चुके हैं और ये जो लेसन प्लान है कितने नंबर की क्लास के लिए होने वाला है। तो लेसन प्लान नंबर यहाँ आएगा। देन आप डिस्प्ले करेंगे व्हाट इज़ द क्लास। क्लास आप 11 हो सकती है, 12 हो सकती है, और जो भी आप ऐसे अगर यूपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड्स में पढ़ा रहे हैं तो आप 9th या 10th ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है सब्जेक्ट्स जो है 9th से ही अलॉट हो जाते हैं। बट सीबीएसई बोर्ड्स में और आईसीएसई बोर्ड्स में जो है 11th और 12th क्लास के सब्जेक्ट्स मिलते हैं। तो एज़ पर मैंने सीबीएसई के लिए बनाया तो मैंने 12 लिखा हुआ है। देन हमने पीरियड लिखा हुआ है, पीरियड इज़ 3। जिस क्लास में आप टीचिंग करने वाले हैं तो वो क्लास नंबर कितना है, लाइक सुबह से 1 2 3 होता है, लंच के बाद 5 6, ऐसे आप किस ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं। देन हम दिखा रहे हैं डेट, किस डेट को आपको एक्चुअल टीचिंग करनी है वो वाली डेट यहाँ आप डिस्प्ले करेंगे। लाइक मुझे अगर मान लीजिए अक्टूबर के लिए टीचिंग करनी है, 7 को करनी है, तो मैंने उसके लिए लेसन प्लान प्रिपेयर किया। सो फ्यूचर डेट भी आप बना सकते हैं, पहले से बना के रख सकते हैं, डिपेंड्स कि आपको टीचिंग कब करनी है, वहाँ की ये वाली डेट डाल दीजिए। देन ड्यूरेशन ऑफ द क्लास आप 30 मिनट ले लीजिए, 35 मिनट, जो भी आपके स्कूल की टाइमिंग है। मोस्ट ऑफ द टाइम 30 to 40 मिनट्स या 45 मिनट्स होती है, तो जो भी आपका टाइम है वो यहाँ आप ड्यूरेशन में दिखाइए। देन आप सब्जेक्ट दिखाएंगे, लाइक हमें सब्जेक्ट जो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमर्स है, अगर आप एसएसटी का बना रहे हैं तो आप एसएसटी लिखिए। ब्रांच में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो लिखिए। तो हमने यहाँ कॉमर्स के लिए बनाया, हमने कॉमर्स के अंदर ब्रांच ली बीएस बिजनेस स्टडीज़। देन हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन, उसका मीनिंग एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम ओवरऑल हम इसको देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से फॉर्मेट स्टार्ट होता है। देन इसके बाद हमारा, अगर यहाँ आप चाहें तो आप कोई आर्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जैसे मेरा ये वाला लेसन प्लान भी एक इनोवेटिव लेसन प्लान है, तो आप यहाँ हेडिंग भी डाल सकते हैं, इनोवेटिव लेसन प्लान, आर्ट इंटीग्रेशन। जो भी आप जैसे रोल प्ले कर रहे हैं, लाइक केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं, तो जो भी आप स्पेशल अगर स्पेसिफाई करके मतलब दिखाना चाहें अपने अलग से, तो यहाँ जस्ट इधर जनरल से उसके ऊपर यहाँ दिखा सकते हैं, लाइक ये वाला जो पोर्शन आ रहा है इधर। एंड देन ये जो जनरल ऑब्जेक्ट्स हैं इनको आप बोल सकते हैं लर्निंग आउटकम्स, यानी कि लर्निंग आउटकम जो भी हमने एक्सपेक्टेड हैं स्टूडेंट्स से कि इसको पढ़ने से बच्चों को क्या फ़ायदा होगा, बच्चे क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और इससे क्या इम्प्रूवमेंट उनके अंदर देखा जा सकता है, इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ जनरल ऑब्जेक्ट्स में दिखाएंगे। देन अगर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स में बात करते हैं तो ये मैं ऑलवेज 3 पार्ट्स में पढ़ाती हूँ, जैसे कि कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव। कॉग्निटिव दैट इज़ रिलेटेड टू योर माइंड, योर हेड। साइकोमोटर ये हमारे जो है हमारी बॉडी की जो फाइन स्किल्स हैं, लाइक ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, वो सबसे रिलेटेड है, हमारे हैंड से रिलेटेड। एंड अफेक्टिव इज रिलेटेड टू आवर हार्ट, यानी हमारे हृदय से रिलेटेड है। तो ये हमारे 3H हो गए, और ये तीनों ही ऑब्जेक्ट्स जो है स्पेसिफिकली ब्लूमस्टॉक जो टेक्सोनॉमी है उसके अकॉर्डिंगली बताए हुए हैं। इसमें आप दिमाग वाले जितने भी आपके एक्टिविटीज़ है, लाइक अंडरस्टैंड करना किसी कॉन्सेप्ट को, तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनाइजेशन इन इकोनॉमी। स्टूडेंट विल बी एबल टू डिटरमाइन द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। साइकोमोटर में आप ऑब्जर्व करवा सकते हैं, कोई हैंड ऑन एक्टिविटी करवा सकते हैं, कुछ टास्क उनको दे सकते हैं, जैसे कि उनकी बॉडी मूवमेंट्स हो, उनको कोई विजिट पे ले जा सकते हैं। देन और अफेक्टिव जो डोमेन है उसमें उससे रिलेटेड हमने लिखा है कि उनको जो है ये समझ में आएगा उसकी जो कोऑर्डिनेशन की वैल्यू क्या है सोसाइटी में, उसकी वैल्यू रियल लाइफ में क्या है। आप अपने अकॉर्डिंग भी फ्रेम करके लिख सकते हैं, सिर्फ ये आप इसको एज अ ब्लूप्रिंट यूज़ कीजिए, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस लाइए जो आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहें। देन उसके बाद हम यहाँ दिखाते हैं प्रीवियस नॉलेज, यानी कि बच्चों की बेसिक जो नॉलेज है वो क्या है, आप किस बेसिस पे नॉलेज को एड ऑन कर रहे हैं। लाइक जो हो सकता है कि आप स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं आपने उनको 11th क्लास में से रिलेटेड कुछ पढ़ाया हो, प्रीवियस क्लास में कुछ पढ़ाया हो, या बच्चे ने कहीं और सोर्स से पढ़ के आया हो, तो जो भी उसे बेसिक नॉलेज हो सकती है, जो जिस नॉलेज के ऊपर आप नॉलेज को एड ऑन करेंगे वो हमारी प्रीवियस नॉलेज होती है। और बहुत ज़रूरी है ये जानना कि बच्चे की बेसिक प्रीवियस नॉलेज क्या है, ताकि आप उसकी अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट चीज़ों को एड ऑन करें।
देन जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं जिसकी हेल्प से आप सीधे जो है कॉन्सेप्ट को बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं और उनसे ही निकलवाते हैं कि क्या आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या होने वाला है। डायरेक्टली नहीं बताएंगे कि आज हम ये पढ़ेंगे, पहले बच्चों से निकलवाएंगे कि बच्चे आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आप उनसे थोड़े एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर जो है केस स्टडी डिस्कस करी है, ये केस स्टडी भी मैंने NCERT की बुक से ली है, तो आप बच्चों को बोल सकते हैं लाइक कि आप सभी लोग जो है बुक्स पे अपनी जो निकालिए और जो पर्टिकुलर केस स्टडी है सो ओपन कीजिए। आप बच्चों से इसको रीड आउट भी करवा सकते हैं, देन उसको डिस्कस कीजिए क्लास के अंदर। हो सकता है कि आप इसको और अच्छे से डिस्कस करें, फिर उसके बाद आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हैं। लाइक मैंने यहाँ पूछा हुआ है व्हाट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डू यू थिंक द कंपनी इज़ लैकिंग। तो ये जो ओवरऑल जो केस स्टडी है इसको मैं बताती हूँ। ये एक जो है एक कंपनी से रिलेटेड है, जहाँ पर जो है कंपनी के जो 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। सेल्स जो है कम हो पाई है, उनको लॉस हुआ है, सेल्स का प्रॉफिट भी लॉस जो है डिक्लाइन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लॉस में आ रही है कंपनी। तो मार्केटिंग वाले जो बोलते हैं कि टारगेट जो है प्रॉपरली कैसे कंप्लीट होंगे अगर जो है प्रोडक्शन कंप्लीट टाइम से नहीं होगा, प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। प्रोडक्शन वाले कहते हैं कि जो क्वालिटी के लिए जो मटेरियल के लिए फाइनेंस चाहिए वो अवेलेबल नहीं होता है। फाइनेंस वाले कहते हैं कि जो प्रोडक्शन वाले हैं हाई कॉस्ट में प्रोडक्शन करते हैं, एंड मार्केटिंग वाले टाइम से अच्छे तरीके से सेल नहीं कर पाते। तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट की जो है कंडीशन हमारे पास आ रही है। तो इसके बेसिस पे अब बच्चों से पूछिए कि कौन से फंक्शन की बेसिक जब आप, क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन पढ़ा रहे हैं इट मीन्स आप उससे पहले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट उसे एक बार पढ़ा चुके हैं, उसमें आपने बेसिक कम से कम आइडिया दिया होगा। और आप यूजुअली बच्चे इतना बता पाते हैं कोऑर्डिनेशन की यहाँ पर लैक हो रही है या नहीं बता पाते, तो इट्स ओके, कोई ना कोई बताएगा। नहीं बता पा रहा है तो आप उनको आंसर बताइए कि स्टूडेंट्स इस तरीके से ये आंसर होगा। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन से आप क्या समझते हैं। इवन आप अगर यहाँ पर बच्चा बता दे तो अच्छी बात है, अगर नहीं बता पाए तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे मैंने पूछा है कि अकॉर्डिंगली अगर बच्चा बता पा रहा है तो इन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट व्हाट डिड आई टोल्ड यू अबाउट कोऑर्डिनेशन, ये हमारी प्रीवियस नॉलेज से लिंक्ड है। एज यू कैन सी हमारी प्रीवियस नॉलेज से लिंक्ड है। अगर बच्चा नहीं बता पा रहा है तो इन दैट केस आप उनसे बता सकते हैं तो आप कोऑर्डिनेशन शब्द से क्या समझते हैं, तो बच्चा अपने अकॉर्डिंग देन बताएगा। फिर आपने उसको आंसर को जो है प्रॉपर तरीके से एलेबोरेट कीजिए और अच्छे से समझाइए बच्चों को। देन आप अगर अकॉर्डिंग टू दिस चल रहा है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट डू यू जस्टिफाई नहीं सॉरी हाउ डू यू जस्टिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ हैविंग गुड कोऑर्डिनेशन और नॉट। देन तो वो बच्चे बताएंगे कि अगर उसके टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं टाइम से, कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, शेयर होल्डर्स जितने भी हैं हमारे स्टेक होल्डर्स वो सारे खुश हैं। सो लाइक इस तरीके से आप बता सकते हैं कि बच्चे ऐसे आंसर, ये हमारे जो है एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं, ज़रूरी नहीं है बच्चा ऐसे ही आंसर दे, ये सभी ही हमारे एक्सपेक्टेड आंसर हैं। हो सकता है बच्चा ऐसे अलग ही रिस्पॉन्स दे कुछ, तो आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्लास अपने लेवल के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स के उस हिसाब से क्वेश्चंस को फ्रेम करना है और उसी तरीके से उनको टीचिंग करनी है ताकि वो उसको बेटर तरीके से समझ पाए। बिकॉज आपके जो स्टूडेंट्स हैं ये सिर्फ आप जानते हैं कि व्हाट इज़ देयर लेवल, हाउ दे अंडरस्टैंड थिंग्स, तो उस अकॉर्डिंगली ही फ्रेम करें। देन यू कैन स्टार्ट विथ स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम मीन्स जब आप बच्चों को ये बताते हैं कि आज हम ये टॉपिक एग्जैक्टली पढ़ने वाले हैं। यू कैन से लाइक टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेशन, इट्स मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस। सो देन यहाँ से जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है ये है एक्चुअल जो टीचिंग का पार्ट है वो आता है। यहाँ पर आप बताएंगे टीचिंग पॉइंट नंबर 1, यानी सबसे आप पहले क्या पढ़ रहे वाले हैं, मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। आपने बेसिक जो है बिल्डिंग्स बना दी हैं, आपने थोड़ा इंटरेक्टिव क्लास बना दी है। देन आप उसमें क्या कर रहे हैं, अगर आप डिस्कशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, एनालिटिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं, इंडक्टिव यूज़ कर रहे हैं, डिडक्टिव मेथड यूज़ कर रहे हैं, लाइक आप हो सकता है कि आप पहले कॉन्सेप्ट को बताएं और फिर आप उनसे जो है एग्जाम्पल दें। एक हो सकता है एक तरीका कि आप एग्जाम्पल से पहले डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर आप फॉर्मूले यानी कॉन्सेप्ट की तरफ जाएं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी टीचिंग स्टाइल को यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। इट मे बी डिडक्टिव और इंडक्टिव, रोल प्ले और मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, वॉट एवर यू यूज़, और वो अपने अकॉर्डिंग आप यूज़ कीजिए। देन टीचिंग एड्स में का मतलब होता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री का मतलब है जो टीचिंग की ड्यूरेशन में आप सामान को यूज़ कर रहे हैं वो सारा सामान। ये मैंने जो है एक ऑनलाइन टीचिंग को अकॉर्डिंगली फ्रेम किया है। अगर आप ऑफलाइन में जाके कर रहे हैं तो इन दैट केस आप लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर,
TLM जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, बुक्स का जो रेफरेंस ले रहे हैं, जो भी कुछ आप यूज़ कर रहे हैं उस टाइप का सामान आप लिखिए। ये हमने अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन टीचिंग बनाया था। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं ई चार्ट्स, पिक्चर्स, PPTs, वाइट बोर्ड्स, हाईलाइटर, पॉइंटर, कुछ इस टाइप का हम सामान यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ हमने जो एक्चुअल टीचिंग स्टार्ट होती है वो सब डिस्कशन स्टार्ट किया है। पहले बॉक्स में हमने लिखा है फ्यूचर जो है प्यूपल टीचर एक्टिविटी। इट मीन्स जो आपकी एक्टिविटीज़ क्लास के अंदर होने वाली हैं वो ये सारी हैं। एक्सपेक्टेड स्टूडेंट एक्टिविटीज़ एज वेल एज वाइट बोर्ड वर्क। वाइट बोर्ड वर्क में आप दिखाएंगे कि उस ड्यूरेशन में आप वाइट बोर्ड पे क्या कर रहे हैं, तो वो सारी साथ में दिखाते हुए चलेंगे। देन आप स्टार्टिंग करते हैं डिस्कशन क्वेश्चन के। तो हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि आप डिस्कशन के कोई ही क्वेश्चन को स्टार्ट करें जब एक्चुअल टीचिंग होती है उस टाइम पे, लेकिन इट्स बेटर कि आप बच्चों से ज़्यादा डिस्कस करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करें। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि वो इंटरेस्ट लें, क्वेश्चनिंग करने में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लें। आप बच्चों के एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली टीचिंग करें ताकि वो और ही बेटर तरीके से समझ पाएँ चीज़ों को, ज़्यादा इंटरेस्ट ले जाएँ। मतलब बच्चों के सेंट्रिक ही होनी चाहिए एजुकेशन हमेशा। सो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेम द प्रोसेस दैट सिंक्रोनाइजेज द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। सो वो एक्टिविटीज़ आप बताइए जो सारे ही डिपार्टमेंट्स की जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ है उनको सिंक्रोनाइज करती है। तो आपके स्टूडेंट हो सकता है बता दें कि कोऑर्डिनेशन बोलते हैं उसे, क्योंकि वही एक डिपार्टमेंट जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सारे ही एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर रहा है, प्रॉपर तरीके से सब में तालमेल बना के रख रहा है। अगर नहीं बता पा रहा है तो देन इट विल बी फाइन। अगर आप उन्हें फिर से बताएं, चीज़ों को एक्सप्लेन करें। आपको कभी भी बच्चों को डांटना नहीं, ना ही उन्हें कुछ नेगेटिव कमेंट्स देने हैं। हमेशा उन्हें मोटिवेट कीजिए और भी अच्छा करने के लिए बोलिए उन्हें हमेशा। देन आप दिखाएंगे टीचिंग स्टेटमेंट क्या है आपके टीचर का, मतलब जो है आप स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। देन आप उनको मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन डिस्कस करेंगे। तो इसे आप बता सकते हैं, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस एंड इट इज नीडेड इन ऑल मैनेजमेंट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज द सिंक्रोनाइजेशन coordination is to synchronize the various activities of an organization. In the context of business unit, the meaning of coordination is to balance its various activities, purchase, sale, production, etc. so that objective of the business can be easily achieved. तो आपने यहाँ देखा कि जो कोऑर्डिनेशन है वो एक बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो सारे ही जितने ही डिपार्टमेंट्स के फंक्शन हैं, अदर फंक्शंस हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, सारे ही जो जितने भी फंक्शंस हैं उन्हीं को बाइंड करके रख सकता है। क्योंकि जितने भी आप कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर दीजिए, कितनी भी अच्छी उसको ऑर्गेनाइज कीजिए, आप अपने मैन पावर को डील कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो इन रिटर्न आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं कर पाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कोऑर्डिनेट एवरीथिंग। तो आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने बच्चों के अकॉर्डिंगली बच्चों को समझाइए, नए नए एग्जांपल्स यूज़ कीजिए, उनकी डेली लाइफ के एग्जांपल यूज़ कीजिए ताकि वो और भी बेटर तरीके से समझ पाएँ। और जो भी आप चीज़ें पढ़ा रहे हैं, अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कोट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में आपको एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कोट करनी चाहिए, तो आप बोर्ड पे लिखेंगे मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। आपने छोटा सा मीनिंग लिखा, देन आप लिखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में आप जैसे चाहें तो इस तरीके से ऐसे बना दीजिए, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो जो भी आपकी डेफिनेशन हैं आप स्पेसिफिकली उन्हें कोट कीजिए बोर्ड पे, ताकि बच्चे उसे नोटिस करें और उसे अपने साथ ध्यान से पढ़ें। आप इस तरीके से एक चार्ट भी बना के ले जा सकते हैं, या फिर आप बोर्ड पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या पढ़ाया। हो सकता है आपने सेम ही TLM जब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाए थे तब आपने यूज़ किया हो, तो आप इस अकॉर्डिंगली भी उसको रीयूज़ कर सकते हैं यहाँ पर फिर से लाके। तो इट डिपेंड्स आप अपनी चीज़ों को कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। देन यहाँ पर आपका आता है एवेल्यूशन क्वेश्चन का टर्म। अब आप बच्चों को यही नहीं बताएंगे कि आप बच्चों को एवेल्यूएट कर रहे हैं या आप बच्चों से मतलब मूल्यांकन करवा रहे हैं। आप सिंपली उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, आई जस्ट टॉट यू अबाउट कोऑर्डिनेशन, वी डिस्कस्ड अबाउट कोऑर्डिनेशन, और जिस भी तरीके से आप बोलना चाहें। सो नाउ यू कैन जस्ट टेल मी व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन, हाउ कैन यू डिटरमाइन वेदर द, जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग अ गुड कोऑर्डिनेशन और नॉट। तो आप कुछ बच्चों की पर्सनल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं, लाइक हाउ डू यू से हाउ योर मदर कोऑर्डिनेट ऑल द हाउस टुगेदर। जो भी आप समझ सकें, जो भी बच्चा समझ सके,
के अकॉर्डिंगली ही आप फ्रेम करें। देन आपकी टीचिंग पॉइंट नंबर 2 आती है, जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, लाइक टीचिंग पॉइंट नंबर 2 में आप क्या दिखा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। आप जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं, एनालिटिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं, डिस्कशन में कर रहे हैं, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो दिखाइए। देन टीचिंग एड्स फिर से वही आएगा। आप अगर ई चार्ट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स आप ऑनलाइन के लिए जा रहे हैं। अगर आप बोर्ड वगैरह यूज़ कर रहे हैं, चौक डस्टर, तो इन केस फिर आप क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन टीचिंग के लिए जा रहे हैं। देन आप यूज़ करेंगे प्यूपल टीचर एक्टिविटी। प्यूपल टीचर एक्टिविटी में फिर से आप वो सारी एक्टिविटीज़ दिखाएंगे जो आप करने वाले हैं इन द क्लास। यहाँ फिर से दिखाएंगे कि स्टूडेंट क्या एक्टिविटी कर रहा है टीचिंग के अंदर। देन यहाँ आप दिखाएंगे कि जो भी आप वाइट बोर्ड वर्क यूज़ कर रहे हैं, TLMs यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको यहाँ पेस्ट करिए ताकि आप उसको समझ पाएँ कि कैसे किस एक्टिविटीज़ पे क्या रिलेट कर पा रहा है। देन टीचर स्टेटमेंट आएगा। आप फिर से बच्चों को बताएंगे, नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट, आपने पहले डिस्कशन क्वेश्चन को ऑलरेडी ही डिस्कस कर लिया है। देन आप उसको बताएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन अब हम पढ़ने वाले हैं, तो आप बच्चों से क्या डिस्कस करेंगे। तो पहला आप ऐसे कीजिएगा, पहले सबसे जो आप TLM यूज़ कर रहे हैं उसको वहाँ पे क्लास एज मैंने इसको यहाँ पे सिर्फ चार्ट बना रखा है, इसको आप प्रॉपर तरीके से TLM की फॉर्म में बना के लेके जाइए और फिर आप 1 बाय 1 बोर्ड पे इसको लिखिए। लाइक यू कैन यूज़ अ स्टिक एज वेल। क्या आप सिर्फ इससे TLM को लेके जाइए और आप स्टिक की हेल्प से ही डायरेक्टली इसको शो करके पॉइंट आउट करके रीड करवाइए बच्चों से। देन उस पॉइंट को डिस्कस कीजिए, बच्चों से ही आंसर निकलवाने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से भी आप पढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो सिंपली बोर्ड पे लिखिए इस चीज़ को, ये वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, बच्चों से मीनिंग पूछने की कोशिश कीजिए, फिर आप अपने हिसाब से चीज़ों को एक्सप्लेन कीजिए। लाइक कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स और ग्रुप ऑफ एफर्ट्स को जो है कोऑर्डिनेट कर देता है। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, सारी ही डिपार्टमेंट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं, वेरियस एक्टिविटीज़, उनको क्या करता है, प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करता है ताकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सारे एक डायरेक्शन में अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़े। आप उन्हें बताइए। देन आप सेकंड डिस्कस कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। इट मीन्स सारे ही ऑर्गेनाइजेशन जब साथ में मिलकर गोल के लिए काम कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि वो यूनिटी को शो कर रहे हैं। लाइक कि जो सबका हो सकता है पर्सनल गोल्स भी हो सकता है एज अ होल एक गोल भी हो, एज अ ऑर्गेनाइजेशन भी गोल हो, तो फिर भी सबका ओवरऑल देखा जाएगा तो यूनिटी में वो इंडिविजुअल जो है अपने बेनिफिट्स को देखते हुए भी और ऑर्गेनाइजेशन को गोल को देखते हुए भी वो काम करेंगे और उनके अंदर यूनिटी भी आएगी। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे जैसे ही आपका कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाएगा या रुक जाएगा बीच में, वहीं से एक्टिविटीज़ का जो है में बीच में बैरियर्स आएंगे, हिंड्रेंसेस आने लगेंगी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है डिक्लाइन होने लगेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर टाइम कोऑर्डिनेट करते रहें, हर फैसले में, हर मीटिंग्स में आप उनकी सलाह भी लें, उससे भी ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। देन फोर्थ में आप डिस्कस कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल परवेसिव फंक्शन। इट मीन एक कोऑर्डिनेशन ऐसा फंक्शन है जो मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में हर जगह मिलेगा आपको। लाइक इवन मैनेजमेंट की भी क्या, हर एक, जैसे आप रियल लाइफ में भी देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन जो है हर जगह आपको मिलेगा, परवेसिव है नेचर में, सर्वव्यापी है। एंड देन फिफ्थ आप देखते हैं, कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन क्या है, जैसे लाइक अपने ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइजर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों को कोऑर्डिनेट करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीज़ों को अच्छे से कोऑर्डिनेट करके चलना। देन होता है कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। देन क्या है, कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है। इट मीन्स कि जब जो है कोऑर्डिनेशन क्या करता है, कभी भी जो है जो है तो हम डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज बाय कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। सो डेलिब्रेट फंक्शन मीन्स ये सभी के जो है आपसी तालमेल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से चीज़ों को कोऑर्डिनेट करते हैं। हो सकता है कि एज अ मैनेजर आप चाह रहे हैं कि आप सबसे कोऑर्डिनेट करें, लेकिन सामने वाला आपसे कोऑर्डिनेट करना ही नहीं चाह रहा है, वो अपनी अपनी चला रहा है, या कोई भी ऐसा मिसकंसेप्शन उनके बीच में आ रहा है कि वो प्रॉपर तरीके से हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इन दैट केस वो भी फेल हो जाएगा। एवेल्यूशन क्वेश्चन,
इसमें आप डिस्कस करेंगे कि जो भी आपने ऊपर डिस्कस किया वो आप बच्चों से निकलवाएंगे कि उन्हें एक्चुअली में समझ में आया है या नहीं आया है। आप इसमें क्विज़ेस का यूज़ कर सकते हैं या आप कोई गेम करवा सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई चार्ट प्रिपेयर करने को बोल सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप चीज़ों को कैसे लेना चाह रहे हैं। रिकैप्चुलाइजेशन में आप डिस्कस करेंगे कि जो भी आपने पढ़ाया है, लाइक हमने यहाँ पर छोटा सा ये बैनर लगाया है, आप जो बोर्ड पर वर्क डिवाइड कर रहे हैं उसी की हेल्प से दोबारा से रिकैप्चुलेट करवाइए चीज़ों को। कि अभी हमने कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा, दिस इज कोऑर्डिनेशन। देन आप उसके वन बाय वन फिर से क्विक रिवीजन के तरीके से वी स्टडीड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, दिस इस तरीके से आप उनको जल्दी से डिस्कस कीजिए। देन आप उनसे फिर से क्वेश्चंस पूछिए कि जो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो सारे फंक्शन को मैनेजमेंट को बाइंड करके रखता है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई कोर्स करवा लीजिए। इट डिपेंड्स आप कैसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। वोकैबुलरी ऑफ द डे मैं यहाँ अपने लेसन प्लान में स्पेसिफिकली ऐड करती हूँ। इट इज नॉट मैंडेटरी टू ऐड दिस सेक्शन। होमवर्क में आप दिखाएंगे कि जो भी आप होमवर्क दे रहे हैं वो क्या है, जो भी आप प्रायरली प्लान करके जाते हैं कि होमवर्क आप ये देने वाले हैं। देन रेफरेंस में आता है कि आप जिस रेफरेंस का यूज़ कर रहे हैं, कोई वीडियो है, कोई बुक है, कोई भी चार्ट है, कोई एक्सटर्नल लिंक है जो आप इंटरनेट से यूज़ कर रहे हैं, वो भी यहाँ दिखा सकते हैं। सुपरवाइजर के सिग्नेचर में आप जगह स्पेस छोड़ देते हैं ताकि आपके सुपरवाइजर जो है इसको चेक कर सकें। So that's all from my side. Signing off.